हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजाता देशमुख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर करना एंड कमेंट्स देना मत भूलिए। In this video, we will see the MCQs based on the environmental science studies. So, this video would be helpful for BCom, BA and BSc second year students. So, let's start with the first question. Dash is an ecosystem when organism of different species comes together. जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव एक साथ रहते हैं तो उस इकोसिस्टम में हम बायोडाइवर्सिटी है ऐसा कहते हैं। सेकेंड वन, डैश इज़ द टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी कैन बी ऑफ जेनेटिक टाइप, it can be in a biological components, or it can be in a ecosystem. So all given options are correct here. Third question, which of the following is included in Indian biodiversity? So इंडिया में डेजर्ट एरिया भी है, गंगेटिक प्लेन जो गंगा का मैदान है वो भी है, डेक्कन प्लेट्यू भी है। सो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट, at what level biodiversity is found? So biodiversity can be found at a global level, national level and as well as local level. So all given options are correct here. Next one, dash can leads to depletion of biodiversity. ऑप्शंस देख लो आप एक बार। पोल्यूशन जो है उससे बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती है, लेकिन बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनसे इट कैन बी प्रिजर्व वरना कंजर्व हो सकती है। नेक्स्ट वन, when one visit the area to study the various conditions and procedures of that surrounding area, it is called as। तो मैं एक जगह पे जाके उस एरिया का जब स्टडी करती हूँ, उसके अलग अलग कंडीशंस क्या है, उसमें बायोडाइवर्सिटी कौन कौन सी किस तरह की पाई जाती है, वरना अलग चीज़ों का स्टडी करती हूँ तो उसे मैं फील्ड स्टडी कहती हूँ। नेक्स्ट वन, when the ecosystem of river यमुना is studied in person, it is called as। अभी मैंने कहा है यमुना की जगह पे जाके मैं वहाँ की इकोसिस्टम जब स्टडी करती हूँ तो इट इज़ कॉल्ड एज द फील्ड स्टडी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर फील्ड स्टडी। तो फील्ड स्टडी के लिए एरिया क्या, कौन से एरिया में मुझे फील्ड स्टडी करनी है, मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है और मेरे स्टडी का एम क्या है, डायरेक्शन क्या होगी, ये सारा पता रहना बहुत ज़रूरी है। सो ऑल गिवन ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर। दोस्तों एक बात बता दूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आते कि जहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, बट इट इज़ अ रिवीजन वीडियो, सो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स ऑप्शंस में इंक्लूड करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वन, which of the following item is required for field study? So I need a recorder, maps, जहाँ पे जिस एरिया का स्टडी करना है वहाँ का पूरा मैप, वरना क्वेश्चनियर्स कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे उनके आंसर्स कलेक्ट करने हैं उनका सेट, मेजरमेंट स्ट्रिप, कैमरा, ये सारे मुझे चाहिए। सो ऑल गिवन ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट वन, डैश इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द फील्ड स्टडी रिपोर्ट। अगर मुझे फील्ड स्टडी रिपोर्ट तैयार करना है तो पहले जो प्रीफेस है वरना इंट्रोडक्शन है वो मुझे चाहिए। सो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इट इज़ मैंडेटरी टू गिव डैश एट द एंड ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। जब भी मैं रिसर्च रिपोर्ट करती हूँ तो मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन किस बुक से, वहाँ कौन से रेफरेंस से ली है, ये सारा मुझे देना बहुत ज़रूरी है। सो रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी इज़ वेरी मच नीडेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। सो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। Next one, dash is a large increase in the population of a region which leads to a shortage of human resources in that region and an increase in poverty and unemployment. So जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और उसकी वजह से poverty, unemployment जो चाहिए वो कम मिलता है, ऐसे अगर होता है तो we call it as a population explosion. So B option correct है। Next, डैश एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो आप प्रॉब्लम्स देख लो, एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, जगह कम पड़ती है तो डिफॉरेस्टेशन होता है, वरना नेचुरल रिसोर्सेज पे एडिशनल जो प्रेशर तैयार हो सकता है, वरना जो वाटर रिसोर्सेज है वो भी डिप्लेट होना शुरुआत होती है क्योंकि जगह रहने के लिए यूज़ की जाती है। सो ऑल गिवन प्रॉब्लम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट वन, डैश इज़ एन इनिशिएटिव्स ऑफ द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। सो मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम जो है दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट वन, डैश आर द वेरियस राइट्स इन रिलेशन टू द लाइफ, फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल
that are recognized in Indian court, constitution or international treaties. So international जो contracts है वरना इंडियन कॉन्स्टिट्यूट वरना लॉ, इन्होंने जो एक इंडिविजुअल को राइट्स दिए हैं अबाउट their freedom, about their liberty, about their life, it is called as the human rights. Next, human rights must be respected by every. So human rights must be respected by every country. Next, in order to protect the human rights, every country needs to establish. तो हर एक कंट्री ने ह्यूमन राइट्स, उनके जो सिटीजन्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर्म करनी चाहिए. सो डी ऑप्शन करेक्ट है. यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इन 1948 कंटेन्स डैश डैश ह्यूमन राइट्स. सो जो ये डिक्लेरेशन है यूनाइटेड नेशन का जो 1948 में ह्यूमन राइट्स के बारे में आया था, सो उसमें 15 ह्यूमन राइट्स बताए गए हैं, दिए गए हैं. Next one, which of the following is not a human right? So all are same in front of law is one of the human right. No arrest or deportation is another human right. The right to freedom and self defense is also a human right. लेकिन we are not unequal in front of law. तो law के सामने हम सारे समान हैं, unequal नहीं है. So D option मेरा यहाँ पे correct है. This is not a human right. The Protection of Human Right Act comes into existence in India in the year dash. So जो Human Right Protection Act है वो 1993 में इंडिया में आया है, इंट्रोड्यूस किया गया है. Dash education involves the process of accepting values, changing us accordingly and putting them into practice. सो जो एजुकेशन हमें हमारे जो बिहेवियर है वो बदलता है, जिसकी वजह से वरना हम अच्छा सोचते हैं, तो उस एजुकेशन को हम वैल्यू एजुकेशन कहते हैं. तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है यहाँ पे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेनिफिट ऑफ वैल्यू एजुकेशन? सो ड्यू टू वैल्यू एजुकेशन हमें समाज हमारा जो अच्छा रहता है, वरना समाज में हमारी आनंद, जीवन आनंद भी मिलता है, वरना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, नैतिक चीज़ें भी होती है. सो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट हियर. HIV स्टैंड्स फॉर. सो HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी. ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो कम करता है, जिसकी वजह से आदमी का वजन कम होना, वरना बार बार बीमार होना, ये सारे उसमें लक्षण दिख सकते हैं. सो HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ए ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स दैट मोर पीपल लिव्स टुगेदर इन द सेम एरिया एज कम्पेयर टू अदर्स. मतलब बहुत सारे एरियाज़ हैं लेकिन एक ही एरिया में जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं तो हम उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं. नेक्स्ट में, इन इंडिया एन एरिया विथ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर दैन डैश इज़ कॉल्ड एज अ सिटी. सो इंडिया में अगर सिटी, मुझे सिटी बोल के किसी एरिया को पास करना है तो वहाँ की पॉपुलेशन 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए. Next, in urban areas the population based on dash field is less. So urban areas में बहुत सारे लोग सेकेंडरी जो हमारा ऑक्यूपेशन है, खेती छोड़ के बाकी के जो चीज़ें हैं उस पर डिपेंड रहते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो. लेकिन एग्रीकल्चर एरिया पे बहुत कम लोग अर्बन एरियाज़ में डिपेंड रहते हैं. सो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है. अर्बनाइजेशंस क्रिएट्स डैश प्रॉब्लम्स. सो ट्रैफिक जैम होती है, पोल्यूशन होता है, इनवैलिड इंडस्ट्री, अवैध प्रकार के जो उद्योग है, वरना अवैध प्रकार के जो काम है वो भी बढ़ सकते हैं. सो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट हियर. When the locals have to arrange to live elsewhere due to the development project in their area, it is called as. So अगर मेरे एरिया में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो मुझे अपनी जगह छोड़ के कहीं पे और जगह पे सेटल होना पड़ सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिहैबिलिटेशन. नेक्स्ट वन, रिहैबिलिटेशन क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, लाइक इट्स क्रिएट प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोशल लाइफ भी वहाँ पे कम होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं. सो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट हियर. विच फैक्टर इज कॉजिंग क्लाइमेट चेंज? सो आप ऑप्शन देख लो, सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स है, वरना ग्रीन हाउस गैस है. सो सारे ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ग्लोब इज टर्म्ड एज. सो हम उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल वार्मिंग? सो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ओजोन लेयर कम होना, वरना डिफॉरेस्टेशन, वरना ऑटोमेटिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़, ये सारे ऑप्शंस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, डैश मेजर्स आर टेकन टू कर्ब द ग्लोबल वार्मिंग? सो कौन क्या चीज़ से मेरा ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकता है? सो मैं अगर अनकन्वेंशनल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ, मतलब अनट्रेडिशनल एनर्जी, नए जो सोर्सेस है मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ, वरना कार्बन डाइऑक्साइड उसका यूज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम करूँ, वरना जो भी हार्मफुल गैसेस कोई भी इंडस्ट्री अगर एमिस करती है वरना रिलीज़ करती है तो उन पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं टैक्स लेवी करूँ, सो वो डीमोटिवेट हो जाए, तो ये सारे ऑप्शन करने से मेरी ग्लोबल वार्मिंग कम होती है, तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, increase in UV rays, increase in infectious diseases, increase in sea level, risk of flood, etc. are the effects of, तो ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डैश ऑकर्स, सो नाइट्रोजन एंड सल्फर का कॉम्बिनेशन होता है तो एसिड रेन तैयार होता है। नेक्स्ट, डैश इज द कॉज ऑफ एसिड रेन, वन ऑफ द कॉज इज सल्फर एंड नाइट्रोजन जहाँ पे मिक्स होता है, दूसरा फैक्ट्रीज वरना जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है उनसे जो हार्मफुल गैस लीक होता है, वरना पोल्यूटेड एयर, तो सारे ऑप्शन की वजह से एसिड रेन हो सकता है। द डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ बर्ड्स इन राजस्थान, द ब्लैकनिंग ऑफ ताज महल इन आगरा आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ डैश प्रॉब्लम, सो ये सारे एसिड रेन की वजह से तैयार हुए हैं, सो डी ऑप्शन करेक्ट है। ओजोन इज अ गैस फाउंड इन डैश एटमोसफेयर, सो इट इज फाउंड इन अ स्ट्रेटोस्फेयर, सो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट है, डैश कॉज ओजोन डिप्लेशन, सो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ है, वरना उसका अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज ज़्यादा होता है तो मेरा ओजोन लेयर डिप्लेट होता है, तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, द डिस्ट्रक्शंस यूज the destructions caused by the use of nuclear bomb is called as a nuclear accidents. Which of the following is the example of a nuclear accident? तो हमें सब पता है, atomic bomb attack on Hiroshima and Nagasaki is the best example, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था एंड ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। The Air Pollution Prevention Act in India came into existence in the year 1981. Next one, the Water Pollution Prevention and Control Act came into existence in the year 1974. Next, the Forest Wildlife Act came into existence in the year 1972. Next one, when human intervention causes harmful changes in environmental factors, it is called as, तो हमारी हस्तक्षेप की वजह से जो environment में bad changes होते हैं, negative changes होते हैं, तो हम उसे pollution कहते हैं। Next one, noise pollution occurs when the sound is higher than dash decibels. So 80 decibel is a normal sound. So 80 decibel से जो भी ज़्यादा होता है उससे noise pollution create होता है. So 90 is the correct option here. Which pollution is increased due to the excessive use of fertilizers and pesticides? So fertilizers and pesticides we used on a soil. So उसकी वजह से soil pollution हो सकता है. विच पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय माइनिंग, तो माइनिंग की वजह से सारे पोल्यूशन तैयार होते हैं, लेकिन जो रेडियन पोल्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होता है। विच पोल्यूशन इंक्रीजेस रिस्पायरेटरी डिसीजेस, सो रिस्पायरेटरी डिसीजेस हवा की वजह से हम जो सांस लेते हैं उसकी वजह से क्रिएट होते हैं, तो एयर पोल्यूशन इज बेसिक कॉज फॉर दैट। विच मैन मेड फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉइज पोल्यूशन, सो ये स्टॉर्म, अर्थक्वेक, वाइल्ड फायर ये नेचुरल फैक्टर्स है, लेकिन जो व्हीकल यूज़ है उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन, जो मैन मेड फैक्टर है उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन तैयार होता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑन हाइड्रोस्फीयर कॉजेस डैश पोल्यूशन, तो हाइड्रोस्फीयर मतलब जो पानी का लेयर होता है उसमें, सो उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन तैयार होता है। नेक्स्ट, डिफनेस, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेस, इंसोमिनिया आर द इफेक्ट्स ऑफ डैश पोल्यूशन, सो इंसोमिनिया मतलब निद्रा नाश, वरना हाई ब्लड प्रेशर, वरना सुनाई ना देना, ये सारे डिसीजेस मुझे साउंड पोल्यूशन की वजह से हो सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर टेस्ट इंक्रीजेस डैश पोल्यूशन, सो ये सारे मॉलिक्यूलर पोल्यूशन तैयार करते हैं। नेक्स्ट,
A planned efforts to reduce the impact of natural and man-made disasters on business and livelihood is called as। तो हम जब कोई भी डिजास्टर आने वाला है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो डिजास्टर की वजह से कम हार्म हो, कम से कम हानि हो, इसके लिए जो प्लानिंग करते हैं हम उसे डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वन, flood, volcanoes, torrential rains, toxic gas leaks are the types of, all are these types of disaster। Next one, which of the following species of trees are found in the glacial areas? जो स्प्रूस है वो ग्लेशियर एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है। कोल इज़ द डैश सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये मेरा ट्रेडिशनल वरना कन्वेंशनल सोर्स है, सो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज़, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, ये सारे ही कोल के ही फॉर्म है, लेकिन जो प्योर फॉर्म होता है उसे हम पीट कहते हैं। नेक्स्ट, द रिसोर्स दैट कैन बी replaced within a short time is called as dash resources। so resources में हम कुछ रिसोर्सेज को इमीडिएटली रिप्लेस कर सकते हैं तो हम उसे रिन्यूएबल कहते हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज रिप्लेस नहीं होती, जिसके रिप्लेसमेंट के लिए बहुत टाइम लगता है, तो हम उसे नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। तो दो चीज़ें आप ध्यान में रखो, रिन्यूएबल मतलब इमीडिएटली मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, नॉन रिन्यूएबल जब फोसाइल इंजन है वरना फोसाइल रिसोर्सेस है हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, तो वो नॉन रिन्यूएबल हो सकती है। इस 59th क्वेश्चन का आंसर है रिन्यूएबल, सो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। रेड डेटा बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ, तो रेड डेटा बुक में जो स्पीसीज जो अभी खतरे में है, जैसे हम थ्रेटेंड स्पीसीज कहते हैं, तो वो उनका रिकॉर्ड वहाँ पे रखा जाता है, तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स, जिसे हम IUCN भी कहते हैं, तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उनका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश वॉज द एक्सपर्ट ऑफ इकोलॉजी हु फर्स्ट टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम ये कॉन्सेप्ट टंसले, AG टंसले इन्होंने लाई थी। नेक्स्ट वन, ड्यू टू कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ वन टाइप ऑफ क्रॉप इन द फील्ड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट फील्ड, अगर मैं एक ही प्रकार का क्रॉप हर बार मैं लेती हूँ उस ज़मीन पे, तो उस ज़मीन की जो बायोडाइवर्सिटी कैपेसिटी है वो कम होती है, सो डिक्रीजेस। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ डीकम्पोजेबल आइटम, तो पेपर, क्लोथ एंड जूट ऑल आर द कंपोजेबल आइटम, लेकिन प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द डीकम्पोजेबल आइटम। नेक्स्ट, HIV वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन, तो HIV अमेरिका में पहले सबसे पाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज नॉन रिन्यूएबल इन नेचर, मैंने ऑलरेडी उसका आंसर दिया है, जिसे तैयार करने में बहुत साल लगते हैं तो उसे हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, तो यहाँ पे फोसिल फ्यूल जो है वो नॉन रिन्यूएबल इन नेचर है। इन द फ्रिज डैश गैस इज़ यूज, तो फ्रिज में हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कंब्यूशन ऑफ पार्शियल फोसाइल विल प्रोड्यूस डैश गैस, सो अगर फोसाइल इंजन वरना फोसाइल फ्यूल अगर आधा अधूरा जला है तो उसकी वजह से कार्बन मोनोक्साइड तैयार होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ आर्सेनिक रिच वाटर, अगर आर्सेनिक का वाटर मैंने कंज्यूम किया तो उसकी वजह से किडनी डैमेज पॉसिबल है। Which of the following ecosystem is man-made? So water, forest and desert are all the nature created ecosystem, लेकिन agriculture ये जो ecosystem है ये man-made है, तो B option मेरा correct है। So if this video is helpful to you, don't forget to like my video, share with your friends and subscribe my channel if you yet not subscribed to my channel. Thank you for watching.